टॉपिक जो है पहले से ही एक इंट्रोडक्शन के फॉर्मेट में हमने समझ लिया है। इसमें हमारे पास इंट्रोडक्शन है, इसमें मेजर ओशंस है, हमारे पास ओशन स्ट्रक्चर है, सैलिनिटी। आगे नहीं जाएंगे इसमें, यहीं तक रखे आज जो है इसको पूरा करते हैं। जब भी हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो ओशन को इंट्रोडक्शन में मैंने कल कैसे याद करने के लिए बताया था, पैसा। क्या बताया था? पैसा। पी से पैसिफिक ओशन और ए से, अरे नहीं, पैसा में आर, पी से स्टार्टिंग वाला पी, पैसिफिक ओशन लास्ट वाला ए से आर्कटिक, यानी सबसे बड़ा ओशन और सबसे लास्ट वाला आर्कटिक। ठीक है, ये लास्ट के जो दो ओशन है ना, इनके साथ रिलेटेड क्वेश्चंस में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न कभी कभी होता है, तो ध्यान रखेंगे। इसमें 2000 में आर्कटिक ओशन को पहली बार रिकॉग्निशन दिया गया इसमें ओशन का, और फिर 2021 में दूसरी बार जो है साउदर्न ओशन को आइडेंटिटी दी। रीज़न ही क्या है, बाकी ओशन को पहले कह दिया गया और इसको लेट में क्यों कहा गया? लेट में कहने का रीज़न ये था इसमें कि ये जो है दोनों पोल्स हैं, आर्कटिक और अंटार्कटिक जो है दोनों पोल्स हैं, और ये पहले फ्रोज़न थे। ग्रेजुअली जो है ग्लोबल वार्मिंग के कारण फिर ये फ्रोज़न स्केल जो है वो मेल्ट होने स्टार्ट हो गए और फिर इनका वाटर लेवल जो है बढ़ गया। हालांकि इनका कंट्रीब्यूशन टोटल ओशन में 4% और 6% का ही है, जबकि हम पैसिफिक ओशन में हम मानते हैं इसमें 50% से ज़्यादा है, और अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन को मानते हैं 20% से ज़्यादा है। लेकिन ये 4% और 6% वाले को हम ओशन कैसे कह सकते हैं, जबकि धरती पर और भी बहुत सारे वाटर बॉडीज़ हैं जो इनसे ज़्यादा बड़े, जैसे हम कैस्पियन सी को भी ले सकते हैं, फिर तो उसको भी ओशन कह दें। इसलिए जो है इसकी आइडेंटिटी के ऊपर बहुत सारे डिस्कशन चल रहे थे और फाइनली बाद में इसको जो है दोनों को ओशन का स्टेटस मिल गया। खैर कोई बात नहीं, इंट्रोडक्शन में हमने जो है पैसा वर्ड के साथ ओशंस के पूरे नाम को हमने पढ़ लिया। इसमें सबसे बड़ा ओशन क्या है, सबसे छोटा क्या है, सबसे गर्म ओशन कौन है, इंडियन ओशन। सबसे ठंडा ओशन कौन है, सबसे ठंडा ओशन कौन है, साउदर्न ओशन है। अटलांटिक कहाँ से ठंडा हो जाए, पोल्स पे ही होगा ना इसमें। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में हमने ये चीज़ पढ़ लिया है। मेजर ओशंस के कैटेगरीज में भी लगभग हमने दोनों बातों को पढ़ा। अब जो हम ओशन स्ट्रक्चर के साथ जुड़ रहे थे, जिसमें कि फ्लोर रिलीफ यानी कि स्ट्रक्चर के साथ जुड़े हुए क्वेश्चंस को हम लोग कुछ सॉल्व कर रहे थे। इसका पूरा सेक्शंस तो हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इसके कुछ क्वेश्चंस के फॉर्मेशन को किया हुआ। ओशन बेसिन, टोपोग्राफी एंड जोन। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है दो फॉर्मेट से आते हैं। सबसे पहले इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और दूसरा क्या है इसका जोन क्या है। अच्छा, जोन के साथ हमने एक फार्मूला पढ़ा था इसमें, हालांकि वो फार्मूला ट्रिक जो था वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तो नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया था इसमें कि सन रेज के बेसिस पर, सनलाइट के बेसिस पर जो है यहाँ पर ये जोन डिवाइड होते हैं। तो सनलाइट जहाँ पर सबसे ज़्यादा पड़ रहा है ओशन में, उसको क्या कहते हैं, एपीपैलेजिक। एपीपैलेजिक का मतलब होता है जहाँ पर सन रेज ज़्यादा है, और सबसे नीचे के इसको क्या कहते हैं इसमें, हेडल जोन। तो हेडल जोन का मतलब होता है जो ट्रेंच में पाया जाता है, जहाँ पर बिल्कुल एक तरह से डीप डार्क, और जो फ्लोर पर पाया जाता है इसको हम कहते हैं एबिसोपैलेजिक। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, कुछ जगहों पर एबिसोपैलेजिक और हेडल जोन में कन्फ्यूज़न आ जाता है। इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए एक एग्ज़ाम का क्वेश्चन हमने थोड़ा सा लिया हुआ था, जैसे कि इस क्वेश्चन को अगर देख के बताएं कि कौन सा सेक्शन इसमें गलत है या ऑप्शन क्या होगा इसमें। तो हम देख रहे हैं इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो है सही है, लेकिन एबिसोपैलेजिक जो है ये हेडल जोन के बराबर है, ऐसा करके बताया जा रहा है। जबकि हमने इसके बेसिक स्ट्रक्चर्स में पढ़ा था, इसमें एबिसोपैलेजिक जो है वो 4000 से 6000 है, और हेडल जोन है 6000 से नीचे। तो 6000 मीटर से नीचे वाला रेंज जो है धरती पर जो है ज़्यादातर वो ट्रेंच में ही आता है। हमें पता होना चाहिए कि ओशन का एवरेज डेप्थ का मतलब होता है औसतन गहराई, लगभग 3800 मीटर से, कितना है, 3800 मीटर्स। और इसका सबसे डीपेस्ट पार्ट का नाम होता है मरियाना ट्रेंच, जो कि आपका पैसिफिक ओशन में है। तो कहने का मतलब है डीपेस्ट पार्ट अगर है तो 11000, तो एक 11000 की बात करें और सिर्फ 3800 की बात कर रहे हैं इसमें। जैसे एक बच्चे ने कहा कि ओशन के फ्लोर में तो हमने जानवर को देखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है वो फ्लोर सबसे डीपेस्ट तो नहीं रहा होगा, फ्लोर तो अलग अलग रेंज में है, तभी तो हमारे पास वहाँ पर जानवर दिख सकते हैं। नेवी में जब जाते हैं इसमें, तो नेवी में जाने के बाद जो है किसी भी नेवल जो भी क्रू मेंबर्स होता है या ऑफिसर्स होते हैं, उनको स्विमिंग तो आना का मस्ट है, ये आपकी ट्रेनिंग का एक पार्ट होता है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमारी ट्रेनिंग के पार्ट में 10 मीटर तक की गहराई तक ही जाने के लिए ट्रेनिंग होती है। कितने मीटर? इससे ज़्यादा मीटर के लिए कमांडो ट्रेनिंग वाली ज़रूरत है। एवरेज में आपको 10 मीटर तक की ट्रेनिंग होगी। आपने स्विमिंग पूल में देखा होगा 10 फीट की गहराई तक ही आपके स्विमिंग पूल बनाते हैं। स्विमिंग किया किसी ने कभी? कितना फुट रहता है? 10 फुट का रहता है इसमें, 10 फुट की गहराई तक ही जाता है इसमें। और मैं क्या कह रहा हूँ, 10 मीटर बहुत बड़ा हो गया। अंडमान निकोबार में गया मैं, और वहाँ पर जो है एक
सी के अंदर जो है फ्लोट करते हैं। आप बता सकते हैं उसको क्या कहते हैं? स्कूबा डाइव कहते हैं। स्कूबा डाइव में जो है 10 मीटर मैक्सिमम तक लेके जाते हैं और उसके लिए पहले से एक मेडिकल करवाते हैं। बोलते हैं कि मेडिकल में बता दीजिए ये है कि नहीं, वो है कि नहीं। पता चला आदमी नीचे गया और उसका वेंस फट गया। मेडिकल फिट होना ही बड़ा ज़रूरी है। तो अंदर आप जाएंगे तो ओशन का एक प्रेशर मिलेगा। तो प्रेशर जो है नॉर्मली बॉडी कितना एक्सेप्ट कर पाता है, उस प्रेशर के आधार पर ही जो है उसका एवरेज डेथ बनता है इसमें। खैर कुछ भी हो, हमने तो सिर्फ जोन को पढ़ना है क्योंकि हमारा टॉपिक चल रहा है, मिलिट्री का कोई ट्रेनिंग थोड़ा ना कर रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब है एबेसोपेलेजिक और हेडाल जोन, क्या ये दोनों एक मानते हैं क्या? तो एक अगर नहीं है इसमें तो जाहिर सी बात है ये वाले क्वेश्चन में ये वाला आंसर तो हमारा गलत ही होना था, क्योंकि ये दोनों को एक बता दिया है और 4 गलत है। तो इसमें कहाँ से आंसर होना चाहिए था? बी वाला आंसर होना चाहिए। तो इस तरीके से क्वेश्चंस के रेंज हमारे पास बन जाते हैं। अब हम दोबारा ओशन के फ्लोर में चले जाते हैं। ये वाला सेक्शन का पूरा हमने सनलाइट जोन को पढ़ा था कि नहीं? तो अब हम लोग यहाँ पर चले जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद जो हमारे पास बेसिक फैक्ट्स हैं उनको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक हमारे पास जो है 2 अलग अलग सेक्शन से बनेगा। एक है ओशन का ट्रेंच। ट्रेंच का मतलब होता है गहराई या खाई, महासागर की गहराई। कौन कौन से महासागर में कौन कौन सी गहराई हैं और कहाँ कितनी गहराई है। दूसरा सैलिनिटी का अगर आपने मौका दिया, अगर लिखना फास्ट किया है इसमें, तो सैलिनिटी यानी लवणता को भी हम पढ़ने का प्रयास कर लें। तो सबसे पहले जो है स्ट्रक्चर के बारे में हमने थोड़ा सा समझ लेना है, लिखेंगे बाद में, पहले पूरा समझ लेते हैं। जब भी ओशन के स्ट्रक्चर के बारे में बात की जाए तो आपको सिर्फ 5 ऐसे वर्ड को ध्यान रखना है। अभी हम जोन के बारे में बात कर चुके हैं और ये जोन किस बेसिस पर बटा हुआ है? सनलाइट के बेसिस पर। सनलाइट के बेसिस पर जोन क्यों बांट दिया गया है? क्योंकि सनलाइट यूनिट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है और अगर कहीं पर सनलाइट कम मिल रहा है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर प्लांट्स या फाइटोप्लैंक्टन्स नहीं बनेंगे। ओशन के कुछ जगहों पर आपको प्लांट्स मिलते हैं और कुछ जगहों पर नहीं मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँच पाती। और सनलाइट किसके लिए ज़रूरी है? फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं तो जाहिर सी बात है कि कोई एनिमल डिपेंड तो होगा फाइटोप्लैंक्टन्स पे। और छोटी फिशेस जो है ओशन के नीचे जाकर जो है इतना प्रेशर बियर कर नहीं पाएंगी, तो जाहिर सी बात है कि इतने तक ही या जितना उनका बॉडी का परमिशन है इसमें, उस लेवल तक ही वो फ्लोट कर पाती हैं और यहाँ तक सन की रेज होने से वो फाइटोप्लैंक्टन्स को अपना खाना बना लेती है। बड़ी फिश छोटी फिश को खाती है, बात तो सही है, लेकिन आप बताइए कोई तो ऐसे फिश होगी जो कि वेजिटेरियन होगी, है कि नहीं? सही बात। बड़ी फिश छोटी को खाती है, ये तो बात सही है, लेकिन कोई तो ऐसे फिश होगी जो वेजिटेरियन होगी। तो वेजिटेरियन का मतलब क्या है? फोटोसिंथेसिस पर डिपेंड होना। तो फोटोसिंथेसिस पर डिपेंड होना तभी पॉसिबल है जो कि लाइट के साथ ओशन का रेंज बनता है। और इस लाइट के साथ जो हमारा मीज़ोपेलेजिक जोन आता है, इसमें मीज़ोपेलेजिक का मतलब है ये जहाँ पर लाइट जो है ट्विंकल करता है, यानी कि बीच में कम रहता है, थोड़ा सा ज़्यादा, कभी कम रहता है, थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो इस तरीके से यहाँ तक तो जो है प्लांट्स का सेक्शन ठीक है। इसमें ये ट्विलाइट जोन का मतलब होता है बिल्कुल मध्यम सा, जहाँ से काम चल जाए बस। तो इसलिए यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद जो है ये मिडनाइट जोन चला जाता है और वो फिर प्लांट नहीं बन पाते। इस जगह को हम यहाँ पर थोड़ा छोड़ देते हैं और आते हैं इस तरफ। जब हम कॉन्टिनेंट या जब हम ओशन को पढ़ रहे होते हैं तो हमारे पास 2 ऐसे टर्म हैं जो कि क्लियर होने चाहिए। एक है हमारे पास पूरी धरती बनी हुई है हमारे किसके साथ? टेक्टोनिक प्लेट के साथ। और टेक्टोनिक प्लेट्स यानी जो प्लेट्स बने हैं, नाम है टेक्टोनिक प्लेट्स, हिंदी में इसको कहते हैं प्लेट विवर्तनिकी। क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्लेट टेक्टोनिक्स। अब ये प्लेट टेक्टोनिक्स के बेसिस पर ही कॉन्टिनेंट और ओशन 2 बने हुए। ये जो इतना आसान मैंने बना दिया, अभी मैं चेंज करने वाला हूँ, ध्यान देखिएगा इसमें। एक को मान लेते हैं ये कॉन्टिनेंट और एक को मान लेते हैं ये ओशन। ये हमने मान तो लिया लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं। देखिए कैसा होता है, ये कॉन्टिनेंट जो है वो धीरे धीरे ऐसे करके जो है, और दूसरा जो है यहाँ से ओशन का प्लेट स्टार्ट होता है और इसी जगह पर जो है पानी भरा होता है जिसको हम कहते हैं ओशन। अब हमेशा ध्यान रखिएगा, कंसेप्ट को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसमें कभी भी महासागर की शुरुआत, ओशन की शुरुआत जो होती है वो ओशन प्लेट से कभी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि कॉन्टिनेंट का ही ये जो ब्रिज, कॉन्टिनेंट जो घिसा हुआ स्ट्रक्चर है, यही घिसा हुआ स्ट्रक्चर जो है दूर जाके ख़त्म हो जाता है और वो ओशन के प्लेट से टकराता है। और इस बात का ध्यान रखना है हमें कि जब हम यहाँ से ओशन को देखते हैं तो यहाँ का जो स्ट्रक्चर होता है उसके साथ ये कॉन्टिनेंट वर्ड जुड़ जाता है। यहाँ पर भी कॉन्टिनेंट वर्ड जुड़ गया, यहाँ पर भी कॉन्टिनेंट वर्ड जुड़ गया, और हमारे दिमाग में नहीं आ रहा होता है कि महासागर के स्ट्रक्चर में हम कॉन्टिनेंट वर्ड क्यों पढ़ रहे। कॉन्टिनेंट तो ज़मीन हो गया ना, आगे नहीं। और जबकि हम पढ़ के आ रहे हैं अभी ओशन। ओशन के स्ट्रक्चर में कॉन्टिनेंट क्यों आ रहा है? कॉन्टिनेंट इसलिए आ रहा है इसमें क्योंकि
ये स्ट्रक्चर पॉसिबल तभी है इसमें कि कॉन्टिनेंट जो है ये ग्रेजुअली जो है डिक्रीज़ होके ओशन के बीच में कहीं जाके ख़त्म हुआ होगा और फिर ये ओशन का प्लेट स्टार्ट हुआ होगा। यानी हम कह सकते हैं किसी भी ओशन की शुरुआत वो कॉन्टिनेंट के प्लेट पर ही हो सकती है। और देख रखे हैं इसमें एक स्ट्रक्चर, 2 स्ट्रक्चर और 3 स्ट्रक्चर। ये 3 स्ट्रक्चर जो है 5 में से 3 स्ट्रक्चर जो है वो एक्चुअली में महाद्वीप के प्लेट पर बने हैं, कॉन्टिनेंट के प्लेट पर। और ये 2 स्ट्रक्चर जो है ओशन का और ट्रेंच जो है ये आपका मेनली बनता है आपका जहाँ पर ओशन का प्लेट जुड़ है। अब यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना है जो कि एग्जाम में एक रीज़न एसर्शन का कथन कारण का क्वेश्चन बनता है। अगर इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें आप इसमें, तो ये प्लेट का नाम क्या है? कॉन्टिनेंट। और इस प्लेट का नाम क्या है? बोलते रहना है इसमें, नहीं तो पता चले कि डिसअपेयर हो जाओगे, सोना स्टार्ट कर दोगे इसमें। दोनों प्लेट को देखेंगे इसमें। अब बताइए इसमें प्लेट जिसकी मोटाई या थिकनेस लगभग 200 से 300 किलोमीटर की है। कितनी है? 200 से 300 किलोमीटर। इतने किलोमीटर के प्लेट को कोई काट के ट्रेंच बना सकता है क्या? कभी नहीं बन सकता है। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि ट्रेंच की पॉसिबिलिटी वही हो सकती है जहाँ पर कॉन्टिनेंट का प्लेट ओशन के प्लेट से मीट करता है, हाँ कि नहीं? yes, और इस तरीके से जितने भी ट्रेंचेज हैं, ट्रेंच का मतलब खड्डे हैं, वो ज़्यादातर जो है कॉन्टिनेंट के या सतह के करीब पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछे इसमें कि महासागर में पाए जाने वाले जितने भी ट्रेंचेज हैं या जितने भी दर्रे हैं वो महासागर के बीच में पाए जाते हैं कि कॉन्टिनेंट के बगल में पाए जाते हैं, तो कॉन्टिनेंट के बगल में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि कॉन्टिनेंट और ओशन का जो मीटिंग होता है ना वो महासागर के बीच में नहीं होता, वो स्टार्टिंग के ही समय में होता है। और इस तरीके से हमारे पास एक क्वेश्चन का रेंज सॉल्व हो जाए। तो अब हमें इसके ऊपर थोड़े से नाम के साथ थोड़ी सी जानकारी ले लेनी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहला स्ट्रक्चर जहाँ से महासागर का पानी स्टार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? शेल्फ। शेल्फ के साथ जो है 1 डिग्री से 2-3 डिग्री तक का ही डिफरेंस होता है, डिस्टेंस होता है, जिससे कि हम ओशन की शुरुआत करते हैं। और महासागर की गहराई को नापते किससे हैं? कल बताया था किस में नापते हैं? फैदम में जानते हैं। फैदम क्या कहते हैं? FATHOM, फैदम। फैदम में नापते हैं। अच्छा, ज़मीन के ऊपर की लंबाई किसको नापते हैं? मीटर से किलोमीटर में। अच्छा, अब मैं एक अमन से क्वेश्चन पूछूँगा, खड़ा हो जाए इसमें। फैदम को कंपेयर करिए किलोमीटर में। सो चेंज द डेटा। ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन था, एंजॉय करिए आप। एग्ज़ाम का क्वेश्चन था, कल हमने ऐसे कुछ बात की थी। मीटर को किलोमीटर में और किलोमीटर को माइल्स में और माइल्स को फैदम। अब मेरे को बताइए फैदम और किलोमीटर में इसका सिमिलैरिटी, डेटा का कंपैरिजन बताइए। बैठिए, मुझे पता आपको नहीं पता होगा, है ना? आप अलर्ट रहें, रेगुलर रहें, तब ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। एक क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में छूट गया, 4 नंबर का नुकसान हो गया। और 4 नंबर का नुकसान कितने का नुकसान होता है? कितने लड़कों के बीच में डिफरेंस कर देता है पैदा? लगभग 5000। 1 नंबर का भी अंतर। जैसे मैंने कहानी बताई थी आपको, 324 नंबर से हमारे CAPF बैच के इंटरव्यू रिज़ल्ट में 2 कट ऑफ ही 324 था, लेकिन 2 लड़कों का सिलेक्शन नहीं हुआ। और RTI करने पर पता चला इसमें कि 130 लड़कों का वही नंबर था और सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरे पेपर तक पहुंचते पहुंचते हट गए। सिमिलर नंबर में जब बच्चे हट गए इसमें, तो आप सोचिए 4 नंबर में कितने हट जाएंगे? बहुत बड़ा डिफरेंस। बहुत फैक्ट से ध्यान से सब्जेक्ट को पढ़िएगा। अब हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कल मैंने बता दिया था इसमें 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, बोलते रहो उसमें। 1 माइल इक्वल टू 1.6 में किलोमीटर डालेंगे ना इसको, फिर तो वह 1600 करना होगा। अगर इसको मीटर करना चाहते हैं 1600 करना होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर फैदम डालेंगे 1.8, ऐसे कर देंगे इसको। 1000 में 1 ज़ीरो हट जाएगा ना, तो अगर हम पॉइंट में लेना चाहें तो ये 1.83 में चला जाएगा। ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, बहुतों के दिमाग को ख़त्म कर दिया। माइल तक तो पढ़े थे, किलोमीटर का माइल्स तो पढ़े थे इसमें, लेकिन यहाँ तक नहीं गए थे। अब हम लोग जो है महासागरों की गहराई किस में नापी जाती है? अब मैं इंस्ट्रूमेंट इधर आदित्य खड़ा हो जाए, पीछे से इधर खड़ा हो जाइए। हाँ, ओशन का डेप्थ किस टेक्निक से नापा जाता है? ओशन की डेप्थ को किस टेक्निक से नापा जाता है? टेक्निक, इंस्ट्रूमेंट से। पड़ोसी से पूछे, बता रहा है क्या उसको? पूछे, दोनों मिलकर आपस में डिस्कस कर लीजिए। खड़े रहिए थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर खड़े रहिए आराम से। यानी कि आप अगर जगह पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर पढ़ने का क्या फ़ायदा है, इसलिए थोड़ी देर खड़े रहें। आपसे दूसरे लोग परेशान हो, बैठिए बैठिए सर, आपसे दूसरे पीछे लोग नहीं देख पा रहे हैं, बैठिए इसमें, डोंट टॉक।
आपस में डिस्कशन नहीं करिए इसमें। डेटा का कंपैरिजन का क्वेश्चन समझ में आया आपको? तो डेटा का कंपैरिजन का क्वेश्चन एग्जाम का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। अब हम जो है इसके लेवल पर आ रहे हैं। इसमें सबसे पहला हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। शेल्फ का मतलब होता है जहाँ पर सामान रखा जाता है। ये फ्लोर है, ओशन का फ्लोर है। इस फ्लोर से हम क्या करते हैं, इसकी डेप्थ बहुत कम रहती है, जहाँ पर ज़्यादातर टूरिस्ट स्पॉट डेवलप किए जाते हैं। और टूरिस्ट स्पॉट डेवलप वहाँ पर होते हैं जिसकी गहराई कम होती है कि ज़्यादा होती है, कम होती है, ताकि लोग वहाँ पर स्विमिंग भी कर सकें, बोटिंग भी कर सकें और ये रिस्क में भी ना रहे कि डूब जाएंगे। तो इस तरीके से अगर मैं पूछूं इंडिया में कॉन्टिनेंट शेल्फ जो है ईस्टर्न घाट में ज़्यादा है कि वेस्टर्न घाट में ज़्यादा है? क्योंकि भारत में जो है गोवा के बीचेस ज़्यादा पॉपुलर हैं, केरला के बीचेस ज़्यादा पॉपुलर हैं, गुजरात के बीचेस ज़्यादा पॉपुलर हैं। इसलिए हम कह सकते हैं इसमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहाँ पर होगा, वेस्टर्न घाट में ज़्यादा होगा ईस्टर्न घाट की तुलना में। इट इज़ अ कंपेरिजन। अब हम आ जाते हैं स्लोप। स्लोप वह फेज़ होता है जिसमें कि गहराई एकाएक स्टार्ट हो जाती है। कभी आप ओशन में जाएं इसमें, तो ओशन में एक चेन लगा रहता है कि इसके बाद नहीं जाना है ना। बहुत सारे ओशंस मैंने देखे हैं इसमें, और वहाँ पर जो है सेफ्टी के लिए जो है वहाँ पर गार्ड्स लगाए जाते हैं। रात को जो है टाइड्स आने के समय जहाँ सिक्योरिटी पर्सनल्स होते हैं वहाँ नहीं जाना है इसमें। आप कभी ओशन में जाएँ सीधे तक, यहाँ तक घुटने तक पानी, और एकाएक जो है एकदम नीचे धंस गए, यानी कि आप समझ लीजिए कि स्लोप आ गया। तो एक्चुअली अगर आप पढ़ाई करके जाएं तो आपको पता चलेगा अच्छा सीधे स्लोप में हम जा रहे हैं इसमें। हालांकि स्लोप हर जगह इतना आसानी से मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी एकाएक अगर चले गए तो फिर तो स्लोप हो गया। ओशन के पानी के साथ बड़ा अजीब सा चीज़ है इसमें कि अगर पानी जब आ रहा होता है तब तो हमें लगता है कि ठीक है पानी के साथ हम रेसिस्ट कर रहे हैं, लेकिन जब वापस जा रहा होता है उस स्लोप वाले रीजन पे आप कितना भी जान लगा लीजिए आपको उड़ा के नीचे ही लेके जाएगा। बहुत ही फोर्स के साथ आता है इसमें। तो ओशन में अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है, आती भी है, तो इसमें ध्यान रखिएगा कि ये वाटर जो बैक वाटर होता है ना, वो आपको ज़मीन के अंदर से लेके जाता है। नीचे पैर रखा हुआ बालू जो है ना, कभी बालू पे भरोसा नहीं करिएगा, पूरा खींच के वापस ले जाएगा। अभी हम बात करें तो स्लोप की, जो कि आपकी ग्रेजुअली डिक्लाइन होती है। लेकिन हम बात करेंगे कॉन्टिनेंटल राइज की, जो कि थोड़ा सा अच्छा एक क्वेश्चन बना लेता है। आपने कभी ओशन में आइलैंड्स देखे होंगे? ओशन के बीच में आइलैंड्स आ जाना, अगर नहीं देखा है तो हमारे इंडिया के पास भी बहुत सारे आइलैंड्स हैं, और इन आइलैंड्स में हमारे पास जो है अंडमान निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप तो महत्वपूर्ण। भारत का नक्शा बनाए और यहाँ पर अगर आइलैंड्स बोलें तो क्या नाम होगा? अंडमान निकोबार, और यहाँ पर होगा तो। अब हमें सोचना है कि भाई मेन लैंड से इतना दूर ये छोटा सा टापू कैसे बन गया, और ये भी टापू जो है 200 के आइलैंड्स के करीब में है इसमें। तो हमें ध्यान रखना होगा एक्चुअली में आइलैंड्स बने हैं राइज से। यही कॉन्टिनेंट का जो सेक्शन है ये बीच में उभार के साथ कभी कभी ऊपर आ जाते हैं, और ये उभार के साथ बीच में क्या दिखते हैं? ये छोटे से द्वीप दिखते हैं। घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है? तो कॉन्टिनेंट महासागर के बीच में आइलैंड्स कहाँ से आ गए? क्योंकि इतने गहरे के बीच में एक छोटा सा आइलैंड है, पता चले कि कहीं बारिश में डूब ना जाए। दिमाग में तो ये रहता है हमारे पास, लेकिन इसके नीचे का बेस जो है वो एक्चुअली में कॉन्टिनेंट का ही ऊपर से राइज हुआ। तो कॉन्टिनेंट के राइज ने जो उसको प्रोटेक्ट कर रखा है, और ये जो है हमेशा एक सेफ्टी आइलैंड के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर हमने कॉन्टिनेंटल राइज के साथ एक फैक्ट्स को पढ़ लिया इसमें कि कॉन्टिनेंटल राइज के कारण जो है ओशन के बीच में क्या पाए जाते हैं? आइलैंड्स पाए जाते हैं, जिसमें कि हवाईयन आइलैंड जो है वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा फेमस आइलैंड। हवाईयन आइलैंड कैसे बना है? इसमें हवाईयन आइलैंड जो है ज्वालामुखी के निकलने से महासागर के ऊपर तक आ गया, और फिर बाद में एक छोटा सा आइलैंड बन गया इसमें। तो ऐसे बहुत सारे आइलैंड्स हैं जो कि पहले सबमर्ज थे, सागर के नीचे थे, लेकिन वहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शंस होने के कारण ऊपर बनते गए और उसके बाद आइलैंड्स के फॉर्म में आ गए। तो वॉल्केनिक आइलैंड के रूप में पूछा जाए तो क्या नाम बताएंगे आप? हवाईयन आइलैंड्स, हवाईयन आइलैंड्स। और अदर आइलैंड्स के रूप में पूछा जाए तो क्या है? कॉन्टिनेंटल राइज। कॉन्टिनेंट ने वहाँ पर उभार रखी है, इसलिए वो कॉन्टिनेंटल राइज हो गया। तो इस तरीके से ओशन के स्ट्रक्चर के साथ हम जुड़ते हैं, और फिर हमारे पास आता है ओशन का बेसन। ओशन के बेसन से रिलेटेड जो 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं उसका जवाब देने का प्रयास करिए। अगर हमारी धरती पर सबसे बड़ा ओशन का जो प्लेन है या बेसिन है वो कौन से ओशन का होगा, तो इसका आंसर है आपका पैसिफिक ओशन। प्रशांत महासागर के 100% का पूरा अगर स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट करता है तो 80% बना हुआ है किससे? सिर्फ और सिर्फ प्लेन से। कितना? 80%। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँगा जिससे कि एक क्वेश्चन समझ में आएगा। कौन सा ओशन ऐसा है जिसका बेसिन सबसे कम है? और उसका आंसर आपका अटलांटिक ओशन। क्या नाम है? अटलांटिक ओशन का बेसिन कम होने का कंपैरिजन जरा देखेंगे और इसका रीज़न पता करेंगे। पैसिफिक ओशन में 80% का बेसिन है, और अटलांटिक ओशन का सिर्फ 54% का, 54 से 56% का बेसिन है। बेसिन का मतलब होता है ओशन का प्लेन। अब एक काम करते हैं, ओशन का प्लेन अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो क्या आंसर आएगा? और सबसे कम
तो कम होने का मतलब है बीच में इस तरह से प्लेन की जगह पर ऐसे ऐसे करके रब हाइट ऐसे करके कुछ बना होगा, जिगजैग स्ट्रक्चर बना होगा। अच्छा, एक काम करते हैं, अगर ये प्लेन स्ट्रक्चर में पानी चले तो इसका मूवमेंट जो होगा वो स्मूथ होगा। अगर ये स्ट्रक्चर जिगजैग बना दें तो पानी चलेगा तो कैसा होगा, यहाँ पर बहुत सारे वेव्स चलेंगे। तो सबसे ज़्यादा अशांत महासागर के रूप में पूछा जाए, सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब ओशन के रूप में पूछा जाए धरती पर, तो कौन सा है? और अटलांटिक ओशन का सबसे डिस्टर्ब होने का रीज़न क्या है? इसका बेसिन जो है हमेशा ही सबसे कम। तो आपने एक हिंदी में कहावत सुनी होगी, अधजल गगरी। तो जिसका बेसिन जो है कम रहता है ना, वो हमेशा पानी उबारेगा, ऊपर फेंकेगा इसमें। और जिसका बेसिन यानी कि बेस बहुत स्ट्रांग रहता है, वो पानी हमेशा शांत होगा। तो किस ओशन का पानी जो है बहुत ही ड्रिफ्ट यानी बहुत शांत रहता है? और किसका सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है? और बरमूडा ट्रायंगल कहाँ पर है? तो बरमूडा ट्रायंगल के साथ अटलांटिक को जोड़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ से समझ में आ जाएगा। क्लियर बात है? अब हम यहाँ पर बेसिन में भी पहुँच गए, और बेसिन में जाने के बाद हम आ जाएंगे किसमें? ट्रेंच में। ओशन में ट्रेंच का होना सबसे इम्पॉर्टेंट जानकारी ये देता है कि ओशन का ट्रेंच जो है वो कभी भी महासागर के बीच में हो नहीं सकता, क्योंकि प्लेटों की चौड़ाई जो होती है 200 किलोमीटर वाली जो मोटाई है, चौड़ाई नहीं सॉरी मोटाई बता रहा, इतनी मोटी चट्टानें जो होती हैं वो कभी भी टूट नहीं सकती, और उसके अंदर छेद कोई नहीं कर सकता है, कोई जाके छेद कर दे उसको। तो इतनी गहराई वाली चीज़ जो है, ये इतनी गहराई वाली, जिसको हडाल जोन कहते हैं, इसमें ये जोन कैसे बन सकता है? इसमें ये तभी बन सकता है जब दो प्लेट आपस में मिल रही होगी और उसी के बीच में ये रिफ्ट वाला स्ट्रक्चर कुछ बन गया होगा। इसलिए वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो जितने भी ट्रेंचेस पाए जाते हैं वो ओशन के बीच में पाए जाते हैं कि कॉन्टिनेंट के करीब पाए जाते हैं। और कॉन्टिनेंट करीब में पाए जाने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? क्योंकि कॉन्टिनेंट का प्लेट जो होता है ओशन के प्लेट के साथ कुछ ही दूरी पर जाके मिलता है, बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं मिलता है इसमें, इसके कारण ये वाला क्वेश्चन बनेगा। अब हम लोग जो है आज के सेक्शन में ओशन के ट्रेंच से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स को कवर कर रहे हैं। तो हेडिंग बना लेंगे इसमें, अब लिखना स्टार्ट करेंगे, देखेंगे आप लोग कहाँ तक जा सकते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ द ओशन कर लीजिए। स्ट्रक्चर ऑफ द ओशन, स्ट्रक्चर ऑफ द ओशन पहले कर लेते हैं। हमने जोन को कवर कर लिया, बोलेंगे यस और नो? जोन का डिवीज़न क्यों किया गया है? सनलाइट के बेसिस पे, ठीक बात है ना, सनलाइट के बेसिस पे। तो सबसे ऊपर का जोन को क्या कहते हैं और सबसे नीचे को? ठीक, अब हमें पता चल गया है, इस तरीके से हम लोग आ सकते हैं। अब यहाँ से हटकर यहाँ पर आते हैं, तो हेडिंग बनाएंगे इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चरल स्टेजेस, डिफरेंट स्ट्रक्चरल स्टेजेस ऑफ द ओशन बेसिन। ओशन बेसिन का डिफरेंट स्ट्रक्चरल स्टेज क्या होता है? डिफरेंट स्ट्रक्चरल स्टेजेस ऑफ ओशन बेसिन, ओशन के बेसिन का स्ट्रक्चरल, अंडरलाइन करके लिखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ द ओशन is mainly separated in 5 different parts. The structure of the ocean is mainly separated in 5 different parts. अब यहाँ से 5 डिफरेंट पार्ट में से जिसको मैं कह रहा हूँ 1, तो ऐसे ही करके लिखेंगे आप। आप इसे 1 2 3 करके लिख लीजिए इसको। जो आपको बताया जा रहा है सिर्फ वहीं तक रहना है अभी। सबसे पहला है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, दूसरा है कॉन्टिनेंटल स्लोप, नेक्स्ट है कॉन्टिनेंटल राइज, नेक्स्ट है ओशनिक बेसिन, और उसको हम प्लेन्स भी कह सकते हैं, और नेक्स्ट है ट्रेंच। ये 5 अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं जिसके ऊपर हमें अपने सेक्शंस को रखना है। लिख लिया आपने? ठीक, अब लिखेंगे सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। इसको एक साथ ही हम कवर कर लेते हैं। सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करें। अलग अलग लिखेंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, समझा दिया मैंने आपको। तो सबसे पहला पॉइंट लिख लेंगे, इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द ओशन
in the basic structure of the ocean, most of the structure is formed most of the structures is formed along with continental plate. क्या आप समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? महाद्वीप के प्लेट के साथ ही ज़्यादातर स्ट्रक्चर्स बनते हैं. कॉन्टिनेंटल प्लेट, मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स इज डेवलप्ड विथ कॉन्टिनेंटल प्लेट. कितने प्लेट होते हैं? ओशन प्लेट और तो यहाँ पर नोट लिख लीजिए, बाद में भूल जाएंगे नहीं तो. The surface of the earth is mainly developed. The surface of the earth is mainly developed with two different plates. Number 1 continental plate, number 2 ocean plate या oceanic plate. अभी कभी कभी क्लास में समझ में आ जाता है, लेकिन बाद में वो दिमाग से उतर जाएगा कि इसका मतलब क्या हुआ, फिर उस समय आपको ये सपोर्ट करेगा ये. तो ओशन का ज़्यादातर स्ट्रक्चर किस में बनता है? ओशन प्लेट पर नहीं बनता है, कॉन्टिनेंटल प्लेट पर बनता है. अब हम इस नोट से पॉइंट से हटकर दूसरे पॉइंट में आ जाएंगे. डेप्थ ऑफ द ओशन इज मेजर्ड depth of the ocean is measured in fathom, which is equivalent to 1.83 meters. किलोमीटर ने अभी यूनिट किलोमीटर में थोड़ा कंपेयर कर रहा हूँ, मीटर लिखा है ना आपने. 1.83 मीटर्स यानी कि फैदम को किससे कंपेयर कर रहे हैं? मीटर से कर रहे हैं. आप किलोमीटर बोल रहे हैं, हम माइल्स भी तो ले सकते थे, है कि नहीं? सही बात. तो अभी हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? तो एक फैदम बराबर कितना मीटर हुआ? तो क्या ये डेटा नहीं समझ पा रहे हैं? क्या समझ पा रहे हैं ना? ये क्वेश्चन था एग्ज़ाम में. तो हमें ध्यान रखना होगा, मीटर ऐसा यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है आपकी मीटर. इसी मीटर को लंबाई अगर बढ़ जाए तो किलोमीटर कहेंगे, और बढ़ जाए तो माइल कहेंगे, और बढ़ जाए तो अब रुक गए तुम लोग. नॉटिकल माइल ओशन पर होता है. और बताइए स्पेस में कैसे मेज़र करते हैं? लाइट ईयर कहते हैं. तो अलग अलग यूनिट हुई कि नहीं हुई? और लाइट ईयर को भी मेज़र करने के लिए हम ये ऐसा यूनिट मीटर का ही सहारा लेते हैं. तो हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट हो गया मीटर वाला, और मीटर की लंबाई अलग अलग हो गई. तो अभी तो हमने सिर्फ उसी मीटर के बेसिस पर ही तो नापना है ना फैदम को. तो कितना मीटर बराबर फैदम होता है? डेटा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ तो फंस जाओगे फिर इसमें. इसलिए बहुत अच्छे से स्टार नोट बना लो, कुछ स्टार बना के रख दो उसको. ये एग्ज़ाम का पूछा गया क्वेश्चन. आप कहें किस में पूछा गया था? CAPF एग्ज़ाम में पूछा गया था, असिस्टेंट कमांड एग्ज़ाम, जो कि एक तरह से IAS का एग्ज़ाम के बराबर होता है. तो इस तरीके से क्वेश्चंस का मैच ले लीजिए. अब हम लोग डेप्थ ले चुके हैं इसमें. अब डेप्थ लेने के बाद जो है इसके ऊपर थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं. एक और पॉइंट ले लेते हैं, भारत में जो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो कहाँ पर ज़्यादा है, ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं. लिखेंगे इसमें द एरिया ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज़ ब्रॉडर का मतलब होता है चौड़ा होना. इज़ ब्रॉडर इन द वेस्टर्न घाट. एरिया ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ देख लीजिए, ये वाला है आपका. इज़ ब्रॉडर इन द वेस्टर्न घाट. थोड़ा सा मैप बनाने का प्रयास करें. देखिए ऐसा करके भारत को ऐसा बनाएंगे और इसको कहेंगे ईस्टर्न, और इसको लिखेंगे वेस्टर्न. मैप ज़रूर बना लीजिए ताकि पता चल जाए. इसमें थोड़ा फास्ट चलना है. इसमें आप लोग स्लो करके सब ख़राब कर देते हैं.
पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखेंगे, मोस्ट ऑफ द